इसमें हिंसक घटनाओं से जुड़ी असली तस्वीरें और उनका रिक्रिएशन है। दर्शक अपने विवेक का इस्तेमाल करें। उसने कहा कि उसे पुलिस में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं उससे इस बारे में पूछती रही पर उसने कुछ नहीं बताया। मैं उससे कहती रही कि तुम मत जाओ, मुझे दिल में कुछ खटक रहा है। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गई या वो क्यों गई थी, तो उन्हें लगा कि वो शायद जिंदगी से उकता गई थी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। उसके गायब होने के टाइम से ही बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सब कुछ बुरा था। वो बेजान पड़ी थी। मैंने उसके हाथ पकड़े और चिल्लाया, नैन्सी नैन्सी नैन्सी। इस इलाके को देखकर आपको क्या लगता है? बॉडी डंप। बतौर प्रोसिक्यूटर आपको ऐसे मामलों में सिर्फ एक ही मौका मिलता है, और पहली बार में सही काम नहीं किया तो खेल खत्म। मेरा नाम है एनासिगा निकोलाजी। मैं 20 साल से न्यूयॉर्क सिटी में एक होमिसाइड प्रोसिक्यूटर हूँ, और मैंने देखा है कि कैसे कोई कत्ल उससे जुड़े लोगों के अलावा भी बहुतों पर असर डालता है। तो चलिए मेरे साथ मिलते हैं न्याय खोज रहे विक्टिम्स और उनके प्रियजनों से, और देखते हैं ट्रू कन्विक्शन। कैलिफोर्निया का इनलैंड एम्पायर सैन बर्नार्डिनो माउंटेन्स के तलहटी में पड़ता है और हॉलीवुड से ईस्ट में 1.5 घंटे की दूरी पर है। 1984 में 28 साल की नैन्सी क्लिंगर जिंदगी नए सिरे से शुरू करने यहाँ आई थी, लेकिन ईस्ट में अपनी खराब शादी से बचने के चक्कर में वो और बड़ी मुसीबत में फंस गई, और फिर बड़ी बेरहमी से हुए उसके कत्ल का मामला 3 दशक तक हल ही नहीं हो सका। मैं यहाँ ये देखने आई हूँ कि कैसे समर्पित डिटेक्टिव्स ने और हार न मानने वाले एक प्रोसिक्यूटर ने नैन्सी को और उसकी मौत से बिखरे एक परिवार को कैसे न्याय दिलाया। कैथी ब्राउन कैलिफोर्निया में बने नैन्सी की शुरुआती दोस्तों में से एक थी। कैथी, मुझे नैन्सी के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ही मिलनसार थी। अगर कोई अजनबी भी उससे बात करता तो वो यूं दिखाती जैसे उससे पुरानी परिचित है। दोस्ताना मिजाज था। वो अपने बारे में तो बात करती ही नहीं थी। ओहायो की उसकी जिंदगी के बारे में आप क्या जानती हैं? उसके लिए वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं रहा था। बस वो हमें इतना ही बताया करती थी। वो अपने अतीत के बारे में बात नहीं करती थी। वो अपने बच्चों के बारे में बात करती कि वो किस तरह उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी, और इसीलिए वो कैलिफोर्निया आई थी। लेकिन नैन्सी को गुजर बसर के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। उसने एक बारटेंडर की नौकरी की ताकि दिन में बच्चों की देखरेख कर सके। उसके 8 साल से कम उम्र के 3 बच्चे थे। 1986 में उनकी सबसे बड़ी बेटी डेनीस की उम्र थी 7 साल। मुझे याद है वो हमसे प्यार करती थी और वो हमें सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, और वो 8 साल तक हमें अकेले पालती रही, और ये काम आसान नहीं होता। क्या उसे मजाक वगैरह पसंद था? हाँ, वो काफी मजाक करती थी। वो मेरे पेट पर गुदगुदी करती, मुझे किस करती, वैसे ही जैसे मैं अब अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ। यानी ये आपकी जिंदगी के खुशी के पल थे? हाँ, बिल्कुल। भविष्य को लेकर नैन्सी के बड़े बड़े सपने थे, और इन्हीं में से एक था लॉ एनफोर्समेंट में अपना करियर बनाना। वो हमेशा से लॉ एनफोर्समेंट में जाना चाहती थी। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा कोशिश तो नहीं की, पर वो इसके दायरे में बातें अक्सर करती थी। उसने इस नौकरी के लिए अप्लाई वगैरह तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि वो इस नौकरी को करना जरूर चाहती थी। ये उसके सपने थे? हाँ, उसके सपने थे। फिर 1986 की गर्मियों के आखिरी दौर में उसने बड़ी खुशी से अपने फ्रेंड्स को बताया कि उसे अपना सपना सच करने का एक तरीका मिल गया है। उसने आपको क्या बताया? उसने कहा कि उसे लॉ इन्फोर्समेंट की फील्ड में जाने का ब्रेक मिल गया है, और अगर सब कुछ ठीक से हुआ तो उसे ये नौकरी मिल ही जाएगी। मैं उससे डिटेल जानना चाहती थी, पर उसने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, ये सब क्या कह रही हो? और उसने कहा, मैं किसी से मिली हूँ जो मुझे अंडरकवर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, और इस बारे में कुछ नहीं कह सकती वरना इस ऑपरेशन का भेद खुल जाएगा। वो जिस शख्स से मिली थी वो उसके बार पर आने वाला एक कस्टमर था, एक पुलिस वाला, जिसने नैन्सी से मदद मांगी। उसने कहा, इस शख्स को लगता है कि मैं इस काम के लिए एकदम फिट हूँ, क्योंकि ये मामला बच्चों के अपहरण जैसे किस्से से जुड़ा हुआ है। उसका कहना था कि वो उस काम के लिए फिट रहेगी। मैंने उससे कहा, पुलिस तो
ऐसा कुछ नहीं करती। वो इस तरह के काम के लिए किसी भी आम आदमी को इस्तेमाल नहीं करती। कौन है ये आदमी? और वो नाम बताने में झिझक रही थी, कुछ भी नहीं बता रही थी, नाम भी नहीं बताया। मैं पूछती रही इस शख्स को तुम कैसे जानती हो? उसने कहा फ्रेंड का फ्रेंड है। सैन बर्नार्डिनो काउंटी डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डेनिस योकम के मुताबिक ये बात समझी जा सकती है कि नैन्सी ने क्यों खतरे के इन लक्षणों को अनदेखा किया होगा। उसे अपने लिए एक बड़ा मौका दिखाई दिया। तो नैन्सी को आखिर करना क्या था? उसे इस पुलिस ऑफिसर की वाइफ बनने का दिखावा करना था और उन्हें ये दिखाना था जैसे वो एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं और उसके बाद उन्हें फिर अडॉप्शन रिंग लेनी थी। आज ये जगह बेशक खाली पड़ी है, लेकिन 29 अगस्त 1986 के दिन नैन्सी को उस रहस्यमय अंडरकवर ऑफिसर से यही मिलना था। यहाँ वैगबॉन्ड नाम का एक बार होता था जो नैन्सी के घर से 20 मिनट की दूरी पर था। कैथी बेमन से नैन्सी के बच्चों की देखरेख करने को सहमत हो गई। उस रात के बारे में तुम्हें क्या याद है? मुझे याद है मैंने उनसे ना जाने को कहा था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी उस वक्त। मुझे याद है कि जैसे बच्चे जमीन पर पैर पटक कर कहते हैं कि मत जाओ, तो उन्होंने कहा कि कुछ देर की बात है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। लेकिन उस रात नैन्सी अपने वादे के मुताबिक घर नहीं लौटी। अगले दिन भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। उसके फ्रेंड टॉमी थॉमस को उसकी फिक्र हो गई, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब तुम्हें ये लगा कि कुछ गड़बड़ है तो तुमने क्या किया? मैं और कुछ और लोग वैगबॉन्ड बार गए थे। वहाँ हमें उसकी कार तो नज़र आई, लेकिन वो हमें कहीं आसपास दिखाई नहीं दी, कहीं भी नहीं। यानी वहाँ कार थी पर नैन्सी नहीं। नैन्सी नहीं थी। आपने कार के अंदर देखा तो कुछ था वहाँ? कार के अंदर उसका पर्स था और शायद शैम्पू था। जब आपको नैन्सी की कार और पर्स मिल गया तो मन में क्या ख्याल आया? देखिए, कार अनलॉक्ड थी, इसलिए कुछ तो गड़बड़ थी। टॉमी और उनके दोस्तों ने बार के आसपास का सारा इलाका छान मारा पर कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने रात में नैन्सी की कार पर नजर रखने की सोची। लोगों को लगा था वो अपनी कार लेने आएगी और तब शायद उन्हें पता चल जाएगा कि असल में हुआ क्या था। उसने अपने बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा था। रात बीतने के बाद भी क्या नैन्सी का पता चला? नहीं। जब नैन्सी के दोस्तों को ये उम्मीद नहीं रही कि वो अपनी कार लेने लौटेगी, तो उन्होंने एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल कर दी। नैन्सी कहाँ थी, इस बारे में जानने के लिए जो कुछ किया गया उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। पुलिस ऐसे में जो करती है वो आपको पता ही है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कई शहरों के मॉर्ग से कांटेक्ट किया कि कहीं उनमें बिना पहचान वाली फीमेल बॉडीज तो नहीं आई हैं। पुलिस ने जेल से भी कांटेक्ट किया कि कहीं उसके होलिये वाली कोई लेडी गिरफ्तार तो नहीं हुई है। उन्होंने तो FBI से भी कांटेक्ट किया कि क्या ब्लैक मार्केट बेबी रिंग के सिलसिले में कोई छानबीन तो नहीं चल रही है। और जब मामले की छानबीन हुई तो क्या पता चला? कुछ भी नहीं। कोई अंडरकवर ऑपरेशन नहीं चल रहा था। अब ये बात साफ होती जा रही थी कि नैन्सी जिस शख्स से मिली थी वो नहीं था जो खुद को बता रहा था। तब आपके पास सर्वेलेंस कैमरा की सुविधा मौजूद नहीं थी, सेल फोन्स नहीं थे जो हमारी हरकत को ट्रैक करते रहे, तो तब आपको वही पुराने अंदाज वाली जासूसी से ही काम चलाना था, है ना? हाँ, इसे कहा जाता है गमशू। तब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स जैसी सुविधा नहीं थी, तो लोगों को ट्रैक करना मुश्किल था। तो ऐसे में घर घर जाना पड़ता था और इन्वेस्टिगेटर्स ने बिल्कुल यही किया। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल पाई कि वैगबॉन्ड बार की बारटेंडर ने ये कहा था कि उसने एक लेडी देखी थी जो शायद मुश्किल में लग रही थी। पर इसके अलावा वो और कुछ नहीं बता पाई। वो ये नहीं बता पाई कि उसकी मुश्किल क्या थी। बस उसने इतना बताया कि जब वो दोबारा उस लेडी को देखने गई तो वो जा चुकी थी। तो वो लेडी नैन्सी थी या नहीं, ये बात भी कंफर्म नहीं हो पाई। जी नहीं हो पाई।
और अगर वो नैन्सी थी तो उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो परेशान क्यों हो सकती थी। सही कहा आपने, कोई बातचीत ही नहीं हुई। लेकिन ये सोचने की भी वजह मौजूद थी कि नैन्सी का गायब होना जरूरी नहीं कि किसी गड़बड़ का नतीजा ही हो। जब पुलिस वैगाबॉन्ड बार पहुंची तो नैन्सी की कार वहां नहीं थी। कोई भी इन्वेस्टिगेटर्स को ये नहीं बता पाया कि नैन्सी इसे लेने खुद आई थी या कुछ और भी खतरनाक षड्यंत्र इससे जुड़ा था। और रहस्य और बढ़ गया जब नैन्सी ने ऐन वक्त पर कैथी ब्राउन को बुलाया। वो मेरे लिए परमिशन स्लिप छोड़ गई ताकि बच्चों को कुछ हो तो वो काम आ सके। इस स्लिप के जरिए मैं बच्चों को हॉस्पिटल ले जा सकती थी। साथ ही उसने उनके मेडिकल कार्ड दिए और कपड़े भी। शायद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसी खास वजह से वो कुछ खास वक्त के लिए गायब हो जाना चाहती है। तो नैन्सी गायब हुई क्योंकि नैन्सी गायब होना चाहती थी। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गई थी या वो क्यों गई थी, तो लगा कि शायद वो अपनी जिंदगी से उकता गई थी और इसीलिए कहीं चली गई थी। लोगों को लगा कि वो शायद कुछ दिन में वापस आ जाएगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पुलिस ने ये भी सोचा कि हो सकता है वो अपनी जिंदगी के प्रेशर से थक गई हो, इसलिए चली गई हो। सोच तो यही थी। पुलिस सवालों के जवाब ढूंढ रही थी और नैन्सी के 3 छोटे बच्चे अब भी उसकी फ्रेंड कैथी के साथ थे। कैथी ने तुम्हें क्या बताया? तुम्हारी मॉम कहाँ थी? वो हमें बहलाती रही कि वो ठीक है, वो वापस आ जाएंगी। मुझे लगा उन्होंने हमें छोड़ दिया है। अब ऐसे में कोई भला क्या कहेगा? आपने ये कैसे किया? अपने एहसास बच्चों पर जाहिर नहीं करने थे, पर उनके सवालों के जवाब भी आपको देने थे। ये काम मुश्किल था। वो अपनी माँ से मिलना चाहते थे और पूछ रहे थे वो कहाँ पर हैं। और एक पेरेंट के तौर पर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके छोटे बच्चों को अपनी आशंका के बारे में बताया जाए। आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा था, सब कुछ, सारे बुरे ख्याल। 3 बच्चों की अकेले परवरिश कर रही नैन्सी क्लिंगर अपनी फ्रेंड्स को ये बताने के बाद गायब हो गई कि उसे एक स्टिंग ऑपरेशन में मदद करने के लिए एक अंडरकवर ऑफिसर ने रिक्रूट किया है और पुलिस को लग रहा था कि वो शायद भाग गई है। लेकिन उसके फ्रेंड्स को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, खासकर जब उन्होंने उसकी कार को खड़े देखा और उसका पर्स अब भी उसके अंदर था। जब तक पुलिस वहां पहुंची, कार जा चुकी थी। कार कौन ले गया किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर 3 हफ्ते बाद ये पास ही मौजूद एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में खड़ी मिली। ऑफिसर्स को लग रहा था कि शायद उसमें कुछ सुराग होंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब पुलिस को ये कार कहीं और मिली तो कार की हालत कैसी थी? इसके कुछ हिस्से निकाल लिए गए थे, कुछ चीजें भी गायब थीं। क्या इसका नैन्सी के गायब होने से कोई ताल्लुक था या इस कार से चीजें ऐसे लोगों ने चुराई थी जो पार्ट्स बेचते हैं? किसी ऐसे शख्स ने कार को चुराया होगा और फिर किसी दूसरी जगह छोड़ दिया होगा। इस बारे में आपको क्या लगता है? लोगों ने कार के पुर्जे बेचने के लिए निकाले थे। तो एक तजुर्बेकार प्रोसिक्यूटर के तौर पर इस कार से आपको क्या पता चला? उस वक्त इकट्ठा करने के लिए कोई फॉरेंसिक एविडेंस था ही नहीं। अनजान लोगों ने इसे छेड़ा था, इसमें से चीजें निकाली थी। ये अब उस हालत में नहीं थी जैसा नैन्सी ने इसे छोड़ा था। तो हमें इस मामले में कुछ सुराग मिल सकता था अगर उस कार की छानबीन होती जब वो वैगाबॉन्ड बार के बाहर खड़ी मिली। हाँ, तो अब एक माँ गायब थी और पुलिस को अंदाजा नहीं था वो कहाँ गई। बस गायब हो गई। नैन्सी के बच्चों को लग रहा था कि शायद उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है, लेकिन हालात अभी भी और बदतर होने वाले थे। नैन्सी की फ्रेंड कैथी बच्चों की देखभाल नैन्सी के गायब होने के बाद से ही कर रही थी। उनसे बच्चों को कोर्ट में लाने को कहा गया। जिस दिन आप कोर्ट गई, आपको क्या लगा क्या होगा? मुझे लगा कोर्ट मुझे बच्चों की टेम्परेरी कस्टडी दे देगी। हमने सोचा कि हम उन्हें स्कूल में दाखिल कराएंगे, उनकी परवरिश करेंगे और जरूरतें पूरी करेंगे। और हुआ क्या? इसके बाद कुछ सोशल वर्कर्स आए और 2 ऑफिसर्स आए। ऑफिसर्स ने हमसे जो कहा उससे दिल टूट गया। बच्चे हमें दीजिए, ये कोर्ट की कस्टडी में जाएंगे। नैन्सी के बच्चे तो रोने लगे, मैं भी रोने लगी। ये बहुत बुरा था। ऑफिसर्स ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि नैन्सी के साथ क्या हुआ और हमारा इस मामले में क्या रोल था। मुझे याद है मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। बात करने के लिए कोई नहीं था।
2 साल के बॉबी को उसके पिता के साथ भेज दिया गया, लेकिन डेनीस और उनके भाई डगलस को फॉस्टर केयर के हवाले कर दिया गया। आपको लग रहा था कि माँ आपको छोड़ गई, तो क्या फीलिंग थी? बहुत ही बुरी थी। इन्वेस्टिगेशन करीब 1.5 साल तक रुकी रही। इस केस का सार्जेंट माइक हावेल से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उनके मन में एक बात उठी। उन्हें ये यकीन था कि नैन्सी के गायब होने से किसी और चीज का भी संबंध था, तो उन्होंने इस केस की तफ्तीश करने की मांग की। जब आपने ये केस फोल्डर देखा तो आपको क्या अजीब लगा? महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ती नहीं हैं और ये मामला वाकई अजीब था। और मुझे ये लगा कि लॉ एनफोर्समेंट को उसके बच्चों के लिए जो हम कर सकते थे जरूर करना चाहिए था। तो सार्जेंट हावेल ने खोजबीन करनी शुरू कर दी और उन्हें पुलिस से जुड़े एक रहस्यमय शख्स का सुराग भी मिल गया। जिस बार में नैन्सी काम करती थी, वहाँ आने वाले कस्टमर्स ने बताया कि नैन्सी एक आदमी से बात करती थी जो शायद पुलिस का था, और उन्होंने उसे पहचानने में पुलिस की मदद की। ये था लैरी हाइट। क्या वो एक पुलिस ऑफिसर था? नहीं, वो किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से जुड़ा नहीं था, वो तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड था। बार के कस्टमर्स ने डिटेक्टिव्स को बताया कि उनके मुताबिक वो अपना बैज नैन्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में दिखा रहा था। पुलिस ने जल्द ही उसे पकड़ लिया। लैरी हाइट ने माना कि वो नैन्सी को जानता था, लेकिन जिस रात वो गायब हुई उस रात वो उसे नहीं मिला था। क्या उसने पुलिस को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती? उसने बताया कि उसने नैन्सी को जब आखिरी बार देखा था तब वो उसके रूममेट विलियम के साथ उसके अपार्टमेंट में थी। लैरी का रूममेट बिल एनिस भी उसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। पूछताछ में उसने भी नैन्सी से वाकिफ होने की बात कही। उसने कहा कि वो सिर्फ एक बार नैन्सी से मिला था और उस रात उसने भी नैन्सी को नहीं देखा था। बिल के बारे में पुलिस की क्या राय थी? वो फिक्रमंद थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान बिल का बर्ताव शक के दायरे में पाया गया। वो खुलकर जवाब नहीं दे पा रहा था। अगर कोई प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स से कुछ छिपाने की कोशिश करता है तो वो समझ जाते हैं। बिल एनिस पर भी यही बात लागू थी, खासकर जब डिटेक्टिव्स को एक ऐसा अहम सुराग मिला जो नैन्सी ने अपने गायब होने वाली रात छोड़ा था। जब नैन्सी गई तो उसने अपने कोवर्कर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने 2 फोन नंबर्स दिए, उनमें से एक नंबर बिल एनिस का था और दूसरे नंबर की पहचान नहीं हो पाई। उस पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया। हमने उस पर कई बार कॉल की। अब डिटेक्टिव्स की नजर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर थी। ये दोनों ही नैन्सी को अच्छी तरह जानते थे और इनमें से एक का तो फोन नंबर भी उसके पास था। ये 2 संभावित सस्पेक्ट थे, लेकिन किस चीज के बारे में? डिटेक्टिव्स को अब तक ये भी नहीं पता था कि क्या नैन्सी ने वैगबॉन्ड बार अपनी मर्जी से छोड़ा था, और वो दोनों ही लोगों को नैन्सी के गायब होने से जोड़ नहीं पाई। दोनों के पास ये बहाना था कि वो उसके गायब होने वाली रात सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे थे। तो अगर ये बिल नहीं था, लैरी नहीं था, तो कौन था? आखिर नैन्सी गई कहाँ? कोई नहीं जानता था, कोई उसे ढूंढ नहीं सका। वो एक बार में काम करती थी और जब से गायब हुई थी तब से कई लोग सस्पेक्ट लग रहे थे। हाँ बिल्कुल। और इन्वेस्टिगेशन चलते हुए दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए और फिर ये बरसों में बदल गए। नैन्सी क्लिंगर को क्या हुआ था, इसके बारे में कोई और मूवमेंट या प्रोग्रेस हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से ही गायब हो गई। हमारे पास कोई सुराग नहीं था। कोई सुराग ही नहीं था। हर इन्वेस्टिगेटर इन 5 शब्दों से डरता है। 2 साल से किसी को नैन्सी की कोई खबर नहीं थी और उसकी फैमिली को भी कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला था, जो अब बिखर चुकी थी। मैं कई ऐसे केसेस पर काम कर चुकी हूँ जहाँ इन्वेस्टिगेशन रुक गई सी लगती है। ऐसे में बहुत हताशा होती है। ये हताशा तब और बढ़ जाती है जब आपका मन कह रहा है कि ये मामला कत्ल का है। नैन्सी क्लिंगर करीब 2 साल से गायब थी। उसके गायब होने से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन भी अब ठंडी पड़ चुकी थी। लेकिन 4 मार्च 1988 को हालात बदलने लगे जब सैन बर्नार्डिनो काउंटी डिटेक्टिव जिम डेलैप को दूर दराज के एक रेगिस्तानी इलाके में एक अलग केस में मदद के लिए भेजा गया। उन्होंने कभी नैन्सी क्लिंगर का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन जल्द ही उन्हें ये पता चलने वाला था। एक सर्च और रेस्क्यू टीम आत्महत्या की फितरत वाले एक गुमशुदा शख्स को ढूंढ रही थी और इस दौरान इन लोगों को कुछ इंसानी अवशेष मिले, तो मेरे सार्जेंट ने मुझे वहां जाने को कहा।
आपको जिस जगह भेजा गया वो इलाका कैसा था? देहाती इलाका था। मौसमी के बगीचे और खाली जगहें थी। ना ज्यादा घर थे, ना बिजनेस। ऊंची ऊंची झाड़ियां थी जिनकी वजह से सड़क से आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यानी सरसरी नजर से देखने वाले के लिए वहां कुछ भी नहीं था। ये इलाका एकदम वीरान है। हाँ बिल्कुल, काफी सुनसान है। तो आप जब सड़क से इस तरफ आए तो कुछ याद है आपने यहाँ क्या देखा? यहाँ कच्ची सड़कें थी जिन पर गाड़ियाँ चलती थीं। इतना झाड़ झंखाड़ तब नहीं था और सड़क के किनारे जो झाड़ियाँ हैं वो ज्यादा ऊंची और हरी थीं और मार्च का महीना था तो तब हरियाली काफी ज्यादा थी। और वहाँ जो मिला वो क्या था? सबसे पहली चीज जिसे खोजा गया वो थी खोपड़ी। वो एकदम खुले में पड़ी थी और फिर हमने यहाँ से चारों तरफ आगे तलाशी शुरू की तो हमें और कई हड्डियां भी मिल गईं। इन अवशेषों के अलावा भी वहाँ कुछ और दूसरी चीजें मिली थी? हाँ मिली थी। वहाँ कुछ कपड़े थे और बाएं पैर का सफेद सैंडल भी था। तो आपने यहाँ पर एक स्कल देखा, यहाँ कुछ हड्डियां देखी और कुछ पर्सनल आइटम्स भी। तो इस इलाके को देखकर क्या लगा, कोई खास बात? बॉडी डंप। मुझे लगा बॉडी यहाँ लाकर डाली गई है। हड्डियों के अलावा डिटेक्टिव्स को एक ऐसा अहम सुराग भी मिला जिससे उन्हें इन अवशेषों को पहचानने में मदद मिल सकती थी जो हाईवे की साइड में बिखरे हुए थे। यहाँ एक वॉलेट था, उसमें मौजूद ड्राइवर्स लाइसेंस पर जॉर्जिया किटल का नाम था। ड्राइवर्स लाइसेंस पर एक पुराना पता था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को आखिरकार जॉर्जिया जिंदा और सही सलामत शिकागो में मिल गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका वॉलेट कैसे कैलिफोर्निया के एक दूर दराज हाईवे पर एक डेड बॉडी के करीब पहुंच गया था। तो अगर शरीर के अवशेष और कपड़े जॉर्ज किटल के नहीं थे तो ये लेडी थी कौन? उस वक्त हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। हमारे पास बस हड्डियां थी और फिंगरप्रिंट्स तो लिए ही नहीं जा सकते थे और डीएनए का कॉन्सेप्ट तो उस वक्त तक आया ही नहीं था। तो ऐसे में पहचान होना नामुमकिन था। हाँ, डीएनए इन इन्वेस्टिगेटर्स को कोई जवाब मुहैया नहीं कर पाया, लेकिन पुलिस का ठेठ अंदाजा जरूर काम कर गया। एक होमिसाइड डिटेक्टिव मुझे इन हड्डियों के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा सुनो, मेरे पास एक गुमशुदा लड़की के डेंटल रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर हम किसी से इन डेंटल रिकॉर्ड्स की जांच करा लें तो शायद कुछ पता चले। तो जब शारीरिक अवशेषों को नैन्सी क्लिंगर के डेंटल रिकॉर्ड से मिलाया गया तो क्या नतीजा निकला? वो उसके ही थे। उस वक्त नैन्सी की बेटी डेनीस की उम्र 9 साल की थी और वो एक अनाथालय में रह रही थी। अपनी माँ के मौत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, बस इतना जानती थी कि वो मिल गई। इस खबर को पाने के बाद तुम्हें क्या लगा? कह नहीं सकती कि ऐसा पुख्ता जवाब चाहती थी या फिर उसकी उम्मीद कर रही थी, क्योंकि उससे पहले उनके लौटने की उम्मीद तो थी। बस ये जानकर अच्छा लगा कि माँ हमें छोड़कर नहीं गई थी। मैंने कई साल बतौर प्रोसिक्यूटर काम किया है और मुझे मरने वाले की फैमिली, फ्रेंड्स और प्यार करने वालों से बात करने का मौका भी मिला है। इस बातचीत का कुछ हिस्सा बड़ा जज्बाती हो सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा कि काश मैं ऐसा कुछ कर पाती जिससे जो हुआ वो ना होता? शायद मैं उसे जाने ना देती, मैं उसे रोक लेती। हो सकता है मैं उसकी कार के टायर्स की हवा निकाल देती। ये बहुत ही बुरा था। दुख की बात है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसका इतना बुरा अंत हुआ और हमें अब भी नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या था। इस केस पर काम कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स समझ चुके थे कि अब शायद इस सिलसिले में और जवाब मिलने मुश्किल होंगे। जानवरों ने भी और कुदरत ने भी इन हड्डियों को काफी नुकसान पहुंचाया था। हम सब जानते हैं कि किसी क्राइम सीन के मामले में कुछ शुरुआती घंटे, 1-2 दिन बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती है जो वहाँ छूट गई हो। लेकिन यहाँ बहुत टाइम गुजर चुका था, तो अब जो कुछ बचा था, क्या उसकी बुनियाद पर आप आगे बढ़ पाए? पुलिस जानती थी ये नैन्सी के अवशेष थे, लेकिन उन्हें अब भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था या किसने किया था।
नैन्सी क्लिंगर के गायब होने के 2 साल बाद उसके शरीर के अवशेष कैलिफोर्निया के एक दूर दराज हाईवे के नजदीक मिले। अब ये कत्ल का मामला बन गया था। नए डिटेक्टिव्स ने नए सिरे से छानबीन शुरू की उस रात से जब नैन्सी गायब हुई थी, और उन 2 सिक्योरिटी गार्ड से फिर पूछताछ शुरू हो गई, यानी बिल एनिस और लैरी हाइट से, जिनके साथ नैन्सी को उसके गायब होने के वक्त के आसपास देखा गया था। इन दोनों लोगों ने ये बताया था कि उस वक्त ये कहाँ थे। लैरी ने क्या बताया, उस रात वो कहाँ था? लैरी ने बताया कि उस रात वो काम पर था और उसने एक ग्रेवयार्ड शिफ्ट पर बिल एनिस को रिलीव किया था। तो अगर ये कोई कहता है कि मैं इस जगह पर था, तो पुलिस यूं ही नहीं मानती, बाकायदा उसकी जांच करती है। हाँ बिल्कुल, बिल ने ये कंफर्म किया कि लैरी ने सचमुच उसे रिलीव किया था। ये उसने खुद कहा। लेकिन जब डिटेक्टिव्स एनिस से बात कर रहे थे तो उन्हें कुछ अटपटा सा लगा। मेरे जिस पार्टनर ने बिल का इंटरव्यू लिया था, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पूछताछ के दौरान बिल नॉर्मल नहीं था और वो घबराया हुआ था, और इससे मेरे पार्टनर को अंदाजा हो गया था कि उसने जो एलिबाई दी है वो झूठी है। जब सिक्योरिटी कंपनी के रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो साबित हो गया कि शक सही था। बिल एनिस ने अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोला था। जिस रात नैन्सी क्लिंगर गायब हुई थी, लैरी हाइट तब अपने काम पर नहीं था, तो उसकी बात झूठी साबित हुई। अब डिटेक्टिव डेलैप हाइट से कुछ तीखे सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक दिक्कत थी। 1986 में जब नैन्सी गायब हुई, पुलिस ने कई लोगों से बात की, लैरी उनमें से एक था। अब अगर 1988 में लौटे तो वो शख्स फिर कहीं मिला ही नहीं। वो स्टेट में था ही नहीं, वो भाग गया था। हाँ। पता चला कि लैरी हाइट को ढूंढना खास मुश्किल नहीं था, वो जेल में बंद था। हमने नेशनल रिकॉर्ड्स में उसका नाम और जन्म की तारीख निकाली और हमें पता चला कि उसे एक रेप के इल्जाम में सजा हुई थी और फिलहाल वो एरिजोना के जेल में बंद था। हाइट को सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 2 साल की सजा हुई थी। डिटेक्टिव डेलैप उससे पूछताछ करने के लिए एरिजोना गए। नैन्सी के साथ तुम्हारा रिश्ता किस तरह का था? हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, हम काफी बातें करते थे, पार्टी करते थे, घूमते थे और ड्रिंक भी करते थे। हाइट ने कहा कि उसे बेबी अडॉप्शन रिंग से जुड़े किसी अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पता नहीं था और न ही नैन्सी की मौत से उसका कुछ लेना देना था। लोग कहते हैं कि मुझे नैन्सी के गायब होने के बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास सबूत है उस रात उस वीकेंड पर मैं कहाँ था, आप पूछ सकते हैं। ये बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आया? जाहिर है वो झूठ बोल रहा था। और झूठ बोलना तो कोई गुनाह नहीं है। बदकिस्मती से नहीं। कोई झूठ बोल रहा है, ये जानने के बावजूद ये साबित करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। पूछताछ के दौरान हमने नैन्सी के दोस्तों से और जान पहचान वालों से बातचीत की और लैरी से मिलने के बाद वो गायब हो गई थी और उसके बाद वो फिर कभी देखी भी नहीं गई। ये सब चीजें सर्कमस्टेंशियल थी और ये कोर्ट में ले जाने के लिए काफी नहीं थी। बतौर प्रोसिक्यूटर आपको ऐसे मामलों में सिर्फ एक ही मौका मिलता है, क्योंकि बाद में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए तो तब उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर पहली बार में सही काम ना हुआ तो खेल खत्म। खेल खत्म। डिटेक्टिव डेलैप और दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स को भरोसा था कि वो सही रास्ते पर हैं। ये यकीन तब और बढ़ गया जब उन्हें लैरी हाइट की पहली गर्लफ्रेंड गेला मैथ्यूज मिल गई, जिसे वो पहले नहीं ढूंढ पाए थे। पर अब डिटेक्टिव्स को हाइट और नैन्सी के बीच के एक और रिश्ते का पता चला। नैन्सी ने किसी इमरजेंसी के लिए जो दूसरा फोन नंबर छोड़ा था वो गेला का ही निकला। शायद पहले जब पुलिस ने कई साल पहले उसके नंबर पर कॉल किया था वो जवाब देने में कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी, पर अब वो पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए तैयार थी जो इस केस को सुलझा देने वाली थी। लैरी ने उसे बताया था कि वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसने तो उसे एक पुलिस बैज भी दिखाया था। गेला ने डिटेक्टिव्स को बताया कि जिस दिन नैन्सी गायब हुई उस दिन हाइट ने उसे बताया था कि वो अंडरकवर ऑपरेशन के लिए जा रहा है। उसने बताया कि लैरी ने उससे कहा था कि वो एक लेडी के साथ इस ऑपरेशन पर जा रहा है जिसका नाम नैन्सी था। वो एक ब्लैक मार्केट बेबी अडॉप्शन रिंग का भांडा फोड़ने वाला था। वो रात 11 बजे लौटने वाला था। तो वो रात 11 बजे घर लौटा? नहीं लौटा। गेला ने पुलिस को बताया कि वो तो अगले दिन सुबह 7 बजे लौटा था। उसने बताया कि लैरी के कपड़े खून से लथपथ थे और वो शायद किसी शूट आउट में शामिल रहा था।
लैरी ने गेला को बताया कि ऑपरेशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई थी और शूटिंग शुरू हो गई थी, तो दोनों में से कोई एक ही बच सकता था। तो उसने नैन्सी को वहीं छोड़ दिया और खुद निकल आया। और उसके पहने हुए कपड़ों का क्या हुआ? उन्हें धो दिया गया था। तो हमारे पास जो फिजिकल एविडेंस हो सकता था वो खत्म हो गया। सुनकर भी अजीब लगता है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ इसे कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। सबको अंदाजा था कि काम लैरी ने किया है, पर फिर भी। और बतौर प्रोसिक्यूटर आप जानती हैं हम कच्चा केस ज्यूरी के सामने नहीं ले जा सकते। एक बात का सुकून जरूर था कि हाइट अब कहीं भाग नहीं सकता था। इस दौरान प्रोसिक्यूटर्स और डिटेक्टिव्स कोई सबूत ढूंढते रहे। लैरी ने जब अपनी सजा पूरी कर ली तो उसे चाकू की नोक पर सेक्सुअल असॉल्ट के एक और मामले में और 19 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। 2 साल बीत गए। इस केस को इन्वेस्टिगेटर्स की एक और टीम को सौंप दिया गया। उन्होंने जेल में हाइट के एक और इंटरव्यू का इंतजाम किया। उन्हें लग रहा था कि जेल की लंबी सजा ने शायद उसे तोड़ दिया होगा, पर यह इंटरव्यू कुछ ठीक नहीं रहा। उसने अचानक ही बातचीत बंद कर दी और कहा कि वो मर गई है और उसे और कुछ नहीं कहना है। और उसने पहली बार ये बात कही थी। हाँ, उसने पहली बार ऐसा कहा। फिर भी ये इतना पुख्ता सबूत नहीं कि उसे हथकड़ियां लगाई जा सके। जी नहीं। हाइट और नैन्सी के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, तो ये मामला जहां था वहीं रुक गया। इस बार ऐसा 9 साल के लिए हुआ। लैरी हाइट को फिर 2009 में रिहा किया गया, यानी जेल में करीब 20 साल बिताने के बाद। पर नैन्सी क्लिंगर के मर्डर के बारे में उसे जो भी राज मालूम था उसने नहीं बताया। लॉ एनफोर्समेंट में वो मेरा 38वां साल था और ये केस मुझे परेशान कर रहा था। तो मैं असिस्टेंट शेरिफ के पास गया और उनसे एक फेवर मांगा। प्लीज ये मामला कोल्ड केस टीम को दे दीजिए ताकि इसे हल किया जा सके। मैंने आपसे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, तो बस मेरी इतनी बात मान लीजिए। डिटेक्टिव्स की एक नई टीम ने काम शुरू किया और लैरी हाइट से एक बार फिर पूछताछ की गई। शायद जेल में कटे बरसों ने उस पर असर डाला था, क्योंकि इस बार उसकी कहानी में बदलाव आने लगा। उसने बताया कि नैन्सी ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व हो गई थी और वो ड्रग्स को एक शख्स को बेचने में उसकी मदद कर रहा था, जिसका नाम था अर्नोल्ड, और नैन्सी का उसे झगड़ा हो गया था। पहली बार लैरी ने ये माना कि नैन्सी का कत्ल हो गया था, पर उसका अब भी ये कहना था कि वो उसका कातिल नहीं था। मैंने कार सड़क पर रोकी और उन लोगों ने नैन्सी को कार से बाहर निकाला। वो जिंदा नहीं थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और चिल्लाया, नैन्सी नैन्सी नैन्सी। मैंने कहा, आप लोगों ने क्या किया? मैं घबरा गया और फिर कार लेकर भाग गया। उसकी हालत कैसी थी? वो खून से लथपथ थी। डिटेक्टिव्स ने उससे जोर देकर पूछा तो उसकी कहानी फिर बदल गई। कई साल से वो जो इनकार करता आ रहा था वो इकरार में बदल गया। उसने बताया कि ये कत्ल खुद को बचाने की कोशिश में हुआ था। नैन्सी की जान कैसे गई? नैन्सी ने चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर मैंने शायद चाकू छीन लिया था और फिर उसी से उसे मारा। तुमने उसे चाकू कहाँ मारा था? शायद सीने में मारा था, शायद गर्दन पर मारा था, याद नहीं है। उसने बताया कि वो उसे छोड़कर चला गया था। पता नहीं वो जिंदा थी या नहीं। क्या पुलिस ने उसकी इस बात का यकीन किया कि उसने ये काम अपने बचाव में किया था? नहीं। उसने बताया कि उसने चाकू नैन्सी के पर्स से निकाला था। उसका पर्स नैन्सी की कार में ही पड़ा मिला। मेरे अंदर का प्रोसिक्यूटर कहता है कि आपको ये बात साबित करनी होती है कि उसने खुद को बचाने की जो बात कही थी वो एकदम झूठी थी और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि ये बात सच नहीं हो सकती थी। सही कहा। डिटेक्टिव्स को आखिरकार वो जवाब मिलने लगे थे जो वो और नैन्सी की फैमिली काफी टाइम से खोज रहे थे। ये वो आदमी था जो शुरू में कह रहा था कि जिस रात नैन्सी गायब हुई थी तब उसने उसे नहीं देखा था, लेकिन अब वो मानने लगा था कि वो उस रात उसी के साथ था। हाँ। और ये वही शख्स है जो उसे उस दूर दराज इलाके में ले गया था जहाँ 2 साल बाद नैन्सी की हड्डियां मिली थी और इसी ने कत्ल भी किया था। बिल्कुल, उसके सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। नैन्सी के गायब होने के 25 साल बाद लैरी हाइट पर उसके कत्ल का इल्जाम लगाया गया। मेरे रिटायरमेंट वाले दिन ही लैरी हाइट को नैन्सी के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। जब आपको ये फोन आया तो आपको कैसा लगा?
उस वक्त मैं अपने रिटायरमेंट स्पीच दे रहा था और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा था जिन्होंने मेरे करियर के दौरान मेरी मदद की थी। और तभी ये खबर आ गई। मेरे लिए इससे अच्छी रिटायरमेंट गिफ्ट और क्या हो सकती थी। और ये एक ऐसा पल भी था जिसका इंतजार प्रोसिक्यूटर डेनिस योकम बड़ी शिद्दत से कर रहे थे। मैं वाकई इन बच्चों के लिए न्याय चाहती थी। कोल्ड केसेस के मामले में एक कहावत है, हर अनसॉल्व मर्डर के साथ एक विक्टिम जुड़ा होता है। एक फैमिली जवाब पाने का इंतजार करती रहती है और एक कातिल आजाद घूमता रहता है। तो हम इन 3 चीजों का कोई हल निकालना चाहते थे। लेकिन ये केस अभी हल होने से काफी दूर था। अरेस्ट वारंट के लिए वजह मिल जाने के बाद भी इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके पास एक पक्का प्रूफ है जो सस्पेक्ट को सजा दिलवा ही देगा। हाइट को नैन्सी से जोड़ने वाला कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, यानी प्रोसिक्यूटर डेनिस योकम का आगे का रास्ता भी आसान नहीं था। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में नैन्सी क्लिंगर का कत्ल हुए 25 साल से भी ज्यादा हो चुके थे और उसके मर्डर का इल्जाम इन्वेस्टिगेटर्स ने लैरी हाइट पर लगाया। उनका मानना था कि आखिरकार उन्हें पता चल चुका था कि जब हाइट ने नैन्सी को ये यकीन दिलाया था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसे एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए उसकी मदद की जरूरत है, तो आखिर हुआ क्या था। नैन्सी लॉ एनफोर्समेंट के फील्ड में नौकरी पाना चाहती थी। उसे लगा कि इससे वो अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा पैसे कमा पाएगी। नैन्सी को ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि जिस आदमी को वो एक डिटेक्टिव समझ रही थी वो एक भेड़िया है, और जब ये पता चला बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगा कि वो एक इन्वेस्टिगेशन पर जा रही है, तो वो शख्स उसे एक दूर दराज के इलाके में ले गया और वहां उससे रेप करने की कोशिश की। उसने उसे रोका और बस इसी वजह से वो मारी गई। बेशक हाइट ने ये कबूल कर लिया था कि उसने नैन्सी को चाकू मारा और उसकी मौत हो गई, पर प्रोसिक्यूटर डेनिस योकम जानती थी कि मुकदमे की सुनवाई के वक्त काफी मुश्किल आने वाली थी। तो यही वो कोर्टरूम है जहां आपने नैन्सी के कत्ल के आरोप में लैरी हाइट पर मुकदमा चलाया था। जी हाँ। आपने इतने घंटे काम किया देर रात तक और वीकेंड्स पर भी, इसका मोटिवेशन क्या था? ये पक्का करने के लिए कि बच्चों को उनकी माँ की मौत की वजह पता चल सके और ये कि उनकी माँ की जिंदगी का कोई मकसद था और ये बच्चे उनकी माँ के लिए काफी अहमियत रखते थे। अब जरा मुझे लैरी हाइट के बारे में बताइए। वो इतने साल बाद यहाँ मुकदमे का सामना कर रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? लैरी हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, लग रहा था जैसे उसे कोई फिक्र ही ना हो। वो बीच बीच में बात कर रहा था जैसे मुकदमा नहीं कोई मजाक चल रहा हो। तो लैरी हाइट से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको ये बात पता चली कि उसके खिलाफ ये किसी हमले का इकलौता मामला नहीं था? बिल्कुल नहीं। आप ट्रायल के दौरान इस बात का इस्तेमाल कर पाई कि नहीं? उसने एरिज़ोना में 2 और लेडीज के खिलाफ जो कुछ किया था, हमने उस पर ध्यान दिया और मिलती जुलती बातें ढूंढी। इन 2 मामलों में भी हथियार वही था, चाकू, जैसा उसने नैन्सी के मामले में इस्तेमाल किया था। मैंने दिखाया कि जब लेडीज लैरी हाइट की मर्जी नहीं मानती तो वो चाकू इस्तेमाल करता है और इससे लैरी के इस बहाने की हवा निकल जाती कि नैन्सी ने उस पर हमला किया और उसने अपना बचाव किया। कत्ल के करीब 30 साल बाद जब ये मुकदमा शुरू हुआ तब तक नैन्सी के बच्चे बड़े हो चुके थे। जब आपने कोर्ट में ये एविडेंस पेश किया तो इन बच्चों का क्या रवैया था? ये लोग पहली बार अपनी माँ के बारे में जान रहे थे कि वो कौन थी, किस तरह की लेडी थी, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। डिफेंडेंट ने इनकी माँ के बारे में जो घटिया झूठ बोले थे वो इन्हें सुनने पड़े और इससे इन्हें तकलीफ हुई। जब गैला मैथ्यूज लैरी के कपड़ों पर मौजूद खून के बारे में बता रही थी तो डेनिस जोर जोर से रोने लगी और वहाँ से बाहर निकलने के लिए भाग खड़ी हुई। फिर भी वो पूरे मुकदमे के दौरान बैठे रहे। ये लोग इतने शालीन थे कि जब सारे विटनेस गवाही दे चुके तो इन्होंने बच्चों से कहा कि उनकी माँ उन्हें कितना प्यार करती थी और वो कभी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो बहुत दयालु थी, मस्त मौला थी और उन्हें अपनी माँ से जुड़ी सच्चाइयों के बारे में जानना चाहिए। और फिर इन बच्चों को इंसाफ भी मिला। इन बच्चों को इससे अच्छा गिफ्ट मिल ही नहीं सकता था।
जब आप ज्यूरी के फैसले का इंतजार कर रही थी तब आपको कैसा लग रहा था? मैं चिंता में थी। इंतजार मुश्किल होता, घंटे दिनों जैसे लंबे लगते हैं। इस केस में ज्यूरी का फैसला क्या रहा? दोषी, 1st डिग्री मर्डर। मुझे नैन्सी की बेटी डेनिस के रोने की आवाज आई और ये चीख मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतने सालों से उसके अंदर जो दर्द उबल रहा था वो उस पल जैसे बाहर आ ही गया। मैं उठी, उसके पास गई, उसे गले लगाया और कहा, माफ करना, तुम्हारी माँ को न्याय दिलाने में बहुत टाइम लग गया। ट्रायल के बाद मैंने फॉरमैन से बात की। मैं उनके साथ बाहर गई और उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुम आई, मुझसे बात की। मैं तुमसे बात करना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। उन्होंने कहा वो बच के जा ही नहीं सकता था। अदालत से उसके बचने का कोई चांस ही नहीं था। जब आपको पता चला ये अजनबी फोरमैन, ये ज्यूरी आपकी जिंदगी में झांकना चाहते थे तो आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि वो इंसाफ चाहते थे, उन्हें मेरे दर्द का एहसास था। सजा के वक्त नैन्सी की बेटी डेनिस कोर्ट में अपना विक्टिम्स इम्पैक्ट स्टेटमेंट पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो उन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। मैंने इस पल का 30 साल इंतजार किया है। तुम एक कायर हो और तुमने बड़ी बेरहमी से मेरी माँ की जान ली है, और इन बीते सालों में मुझे और मेरे भाई को हर तरह की मुश्किल झेलनी पड़ी है। तुमने मेरी माँ की बॉडी को यूं फेंक दिया जैसे कि वो कचरा हो, जैसे कि उनकी कोई अहमियत ही नहीं थी। पर अहमियत थी। ये मेरी माँ के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो कभी अपनी नानी से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि तुमने उसे मुझसे छीन लिया। 21 जुलाई 2015 को लैरी हाइट को 25 साल की कैद की सजा दी गई, जो सबसे लंबी सजा है। लेकिन 4 महीने बाद उसे इससे भी मुश्किल सजा मिली। उसके अपने सेलमेट ने उसका कत्ल कर दिया। जब आपने सुना कि लैरी हाइट अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा क्योंकि वो इस दुनिया से उठ गया है, तो आपको कैसा लगा? मेरा तो दिमाग ही घूम गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उससे एक बार मिलूं। मुझे उससे बात करनी थी। और आप उससे क्या कहती? क्यों? उसने मेरी माँ को क्यों मारा? प्रोसिक्यूटर डेनिस योकम ने मुझे बताया कि वो आपकी माँ की बेरहमी से हुए कत्ल को भुला ही नहीं पाई, जिसके बाद आप और आपके भाई अकेले रह गए। उन्होंने रातों को देर तक काम किया, बेहिसाब घंटे लगाए ताकि आप लोगों को शांति नसीब हो सके, क्योंकि आपके साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई थी। इस बात को जानकर आप पे क्या असर हुआ? डेनिस वाकई में कमाल की हैं। उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है और हमारा बहुत ध्यान रखा है, और मेरे ख्याल से वो खुद बहुत नाराज थी जो कुछ हमें झेलना पड़ा हमारी माँ के जाने के बाद। तो वो सारे जज्बात जो मेरे मन में थे वो उनके मन में भी थे। तो वो कोर्ट रूम में सिर्फ आपकी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं गई थी, वो आपके लिए भी गई हाँ, थी। उन्होंने हमारे लिए भी किया क्योंकि वो इंसाफ होते देखना चाहती थी।